अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल रात के पाकिस्तान पहुँचे थे। आज उन्होंने दिन भर एक मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तानी क़यादत से उनकी मुलाकातें जारी रही। जैसे ही वो ईरान से पाकिस्तान की जानिब चले थे, उसी टाइम पीरियड में वाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया था कि अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचेगा, जिसकी क़यादत स्टीव विटकॉफ करेंगे और साथ साथ जैरेड कुशनर भी उसमें शामिल होंगे। ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तानी क़यादत से उनकी मुलाकातें होगी, लेकिन उसके बाद ईरानी जो वफ़द है वो पाकिस्तान से वापस रवाना हुआ। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर ब्राक रोडेट से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अब पाकिस्तान रवाना नहीं होंगे। ईरान के खिलाफ तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास मौजूद है। अमेरिकी वफ़द तैयार था। उन्हें कहा है कि 18 घंटे की परवाज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप इस्लामाबाद जाकर बैठें, जब वो चाहेंगे ईरानी हमें कॉल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि डेलीगेशन को ना भेजने का किसी सूरत में ये मकसद नहीं है कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया है या अमेरिका का जो प्लान ऑफ एक्शन है कुछ उसमें तब्दीली आई है। मतलब अभी भी इस उम्मीद का इज़हार आप कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ज़रिए सारा जो मुज़ाकराती अमल है आगे भी चलता रहेगा। ईरानी डेलीगेशन जो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान के सामने तमाम अपने जो मुतालबात हैं वो रखे हैं। अब इनडायरेक्टली कह लें कि वन लेवल डाउन ये पूरा प्रोसीजर चला गया है। जो मुज़ाकराती अमल था, पहले जब इसका आगाज़ हुआ था इनडायरेक्टली बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की कोशिशों से आफ्टर 47 ईयर्स हमने देखा कि आला सतह जो है मुज़ाकरात पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए थे। अभी भी इसी चीज़ का इज़हार जो है कहने की इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जो डायलॉग है वो भी मुअत्तल नहीं हुए या वो ख़त्म नहीं हुए। ये प्रोसीजर जो है पूरा प्रोसेस पाकिस्तान की सालसी में अभी भी जारी है और इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई किसी एक नुक्ते पर दोनों जानिब पहुँचते हैं तो दोबारा से मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। दोनों क़यादतें पाकिस्तान या किसी भी तीसरी जगह पर बैठ के बातचीत कर सकती हैं। प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता ज्वाइन कर रहे हैं एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उस पर ख़ासी नज़र रखते हैं। नवीद रिजवी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अमेरिका की जान से पहले मिलिट्री वॉरफेयर, फिर इकनॉमिक वॉरफेयर शुरू की गई है, ब्लॉकेट करके क्रिप्टो वॉलेट ईरान का जो है उसको ब्लॉक किया गया। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी रीजन में भेजा गया है। क्या इस तरह से अमेरिका ईरान को मजबूर कर पाएगा कि दोबारा से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में दोनों तरफ से इस वारफेयर जब से हॉस्टिलिटीज़ का सीज़ फायर हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वारफेयर की तरफ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला गया है। उसमें अभी तो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल भी ज़्यादा लग रहा है कि जिस तरह वो एक दूसरे को वेयर डाउन करना चाह रहे हैं और नेगोशिएशंस में जो पोस्चरिंग हो रही है और जो स्ट्रैट मैसेजिंग हो रही है उसमें एक दूसरे को वो वेयर डाउन करने की लग रहा है। दूसरा जो आपने कहा इकोनॉमिक एंगल, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद है तो ये एनर्जी कॉरिडोर टू द वर्ल्ड भी बंद है। अच्छा, अब इसमें दोनों के डिफरेंट क्लेम्स हैं। इधर से ईरान कह रहा है कि मैं इसमें से किसी को नहीं गुजरने दूंगा, जबकि उधर से यूएस ये क्लेम कर रहा है कि थ्रू अ डिस्टेंट ब्लॉकेड, क्योंकि दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द हुर्मुज़, तो वहाँ से वो ये एनफोर्स कर सकते हैं कि देयर इज़ नो शिपिंग गोइंग इनवर्ड्स और कमिंग आउटवर्ड्स। और अगर कोई शिप ईरानियन फ्लैग कैरियर है तो वो उसको बोर्ड भी कर रहे हैं और उसको इम्पाउंड भी कर रहे हैं। इसी तरह IRGC ने वहाँ पे हुर्मुज़ में भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वो जो टैक्स इम्पोज किया है वो भी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी है इनटू द बैंक्स। तो देखना ये है कि कौन इनमें से पहले ब्लिंक करता है, मेरा ख्याल है। तो ये दोनों एक दूसरे को जिच करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ये दोनों वॉरफेयर्स जो हैं वो इन प्ले हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आल्सो एंड आल्सो द इकोनॉमिक एंगल टू इट। ठीक है मारिया साहब, आपने सुना कि कौन पहले ब्लिंक करता है? मतलब कि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस पूरी जंग से निकलने का रास्ता चाहिए। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर होनी है। ईरान भी ज़्यादा देर यही सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो उसकी इकॉनमी भी सस्टेन नहीं कर पाएगी।
اب جو انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، ون اسٹیپ اس کو کہہ لیں کہ ڈاؤن چلا گیا، اس میں مذاکراتی عمل جو ہے اس کا آگے بڑھنا یا اس میں کوئی پیش رفت ہونا کتنے چانسز اب آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک طرف امریکن ڈیلیگیشن جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا، ایران جو ہے اس کا ڈیلیگیشن آتا ہے، چند گھنٹے پاکستان رہتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھوں گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیگوسیشن ون لیول ڈاؤن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاملات ہیں وہ صرف پچھلی 40 دن کی جنگ کے یا 50 دن کی جنگ کے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے 47 سال کی جو ہے مختلف رجیمز ہیں۔ ایک امریکہ کی وہ سینکشنز رجیم ہے جو 1979 کے بعد ایران پہ امپوز ہوئی، دوسری وہ رجیم ہے جو نیوکلیر پروگرام کے ایران کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے امپوز ہوئی، اور اس کے بعد تھرڈ پارٹی پلیسمنٹ پروگرامز جو ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں جس کے اندر جو سینکشنز تھیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی امریکہ کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے اس وقت امریکہ کے دو چیلنجز ہیں۔ ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہونی ہیں، اور ٹیکنیکل نیگوسیشنز وہ دو طرفہ کرنا چاہتے ہیں، اور دو طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، JCPO اور جو باقی تمام ڈیلز تھیں جو باراک اوباما اور ڈیموکریٹس نے کی تھی، اس سے مختلف ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے ایکسپرٹ ٹیمز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ 10 سال 5 سال ایران کہہ رہا ہے کہ جی وہ اپنا رائٹ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ ڈکلیئر کر سکے کہ انہوں نے ان کا پروگرام، ان کی کیپیسٹی جو ہے کم کر دی ہے۔ تو اس میں مختلف چیزیں ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ انہی ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ جو ہے سینکشنز کی ڈفرینٹ ویوز ہیں۔ اس وقت امریکہ سے تقریباً 19,000 سینکشنز ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس میں سوئفٹ، جس میں باقی تمام چیزیں۔ سو اگر آپ ان کی ڈیلیگیشن کی کیپیسٹی دیکھیں اور ڈیلیگیشن دیکھیں جو ایران سے بھی آیا اور جو امریکہ سے بھی آئے، تو اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو سیکورٹی ایکسپرٹس بھی نظر آتے ہیں، اس میں نیوکلیر کے لوگ بھی ہیں، اس میں اکنامکس کے لوگ بھی ہیں۔ سو ظاہر ہے اس وقت بہت ساری جو ہے فائنل ڈیٹیلز پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ جیسی سینکشنز اٹھیں گی تو اس کے بعد ایران جو ہے بین الاقوامی جو آئل انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کر سکے گا، اور پھر اس میں یہ ایشو ہوگا کہ ایران کی ری انٹری پیٹرو ڈالر کے ساتھ، اور اگر ہے تو کیسے۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے جو اس وقت جو ایرانین فارن منسٹر ہیں وہ آئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ایک تو یہ کہ ایران ابھی بھی سیریس ہے، کمیٹڈ ہے اس نیگوسیشنز میں اور ہائیسٹ لیول پہ۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے وہ جا رہے ہیں ماسکو کے بعد عمان۔ ماسکو کے ساتھ جو چیزیں کنیکٹڈ ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی سینکشنز رجیم کے ساتھ ہیں، پلس یہ بھی کہ ان کا کیا انپٹ ہوگا کہ جو فیوچر میں ایران کا جو آئل ہے کیا وہ کپس کے تھرو یا وہ پیٹرو ڈالرز کے علاوہ اگر آتا ہے تو وہ کیسے آئے گا، اور اگر نیا اسٹریٹ آف ہارمز میں کوئی سیکورٹی آرکیٹیکچر بنتا ہے تو وہ کیا ہوگا۔ تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگوسیشنز کے اندر ہیں، اور دیٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مسقط جانا ان کا اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس تناظر میں، اور ان کا ماسکو جانا جو نیوکلیر پروگرام یا انریچڈ جو یورینیم ایران کے پاس موجود ہے اس کی منتقلی کہیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی، آپ درست کہہ رہے ہیں عادل، کیونکہ دیکھیں جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا وہ رشیا کی طرف سپورٹڈ ہے، اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے رولز ہیں اس کے مطابق جو انرچ یورینیم ہے وہ واپس اسی کنٹری کو جاتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے، اور ایران کے پاس یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ دراصل حقیقت جو ہے رشیا کی طرف سے آ کے اس کے بعد اس کو فردر انرچ کیا گیا ننتاز میں، اصفہان میں، اور اس کے بعد پھر یہ واپس جب استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہے then it goes back۔ سو کوشچن یہ ہے کہ نیوکلیر پاور ری ایکٹرز اگر ایران مینٹین کرتا ہے تو اٹ از امٹیریل کہ وہ مطلب کس فریم ورک میں کرے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹرائل لیٹرل نیگوسیشنز کے نیچے آئیں گی، جس کا امریکہ کے اوپر براہ راست اس کا کوئی مطلب افیکٹ نہیں ہے، بیکاز امریکہ پچھلے 50 سالوں سے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر رہا تھا ادر دین سینکشنز۔ سو یہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے دے نیڈ ٹائم، اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور ایران کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے سے بات چیت کریں تو کریں، اور ہم نے سیز فائر نہیں ختم کی ہے۔ اور عمان کے ساتھ جو ایشو ہے وہ ظاہر باب المندب کا ہے، تو ایک لحاظ سے ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ، تو ہمیں اس کو اسی میں دیکھنا چاہیے، اور ہائی لیول ڈپلومیسی، ٹھیک ہے۔ جو عراقی صاحب کا دورہ تھا احمد، اس میں مطلب ایک فریم ورک کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے کچھ نہ کچھ اپنا جو اس کے ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں امریکہ سے، وہ رکھ کر گئے ہیں، اور ساتھ میں یہاں سے مسقط اور پھر آگے رشیا ان کا جانا، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ دو چیزیں وہاں پہ، ایک ہرمز اور ساتھ میں جو نیوکلیر انریچڈ ان کے پاس موجود ہے مواد، اس کی منتقلی۔ جو امریکن مطالبات ہیں جو امریکہ یہی دو چیزیں مطلب میجر اس کی ڈیمانڈ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ امریکن جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، جو مطالبات ہیں ایران کی کہ ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پاکستان کے ذریعے امریکہ کو کوئی میسج دیا گیا ہو؟
جی بہت شکریہ جی. دیکھیں ملٹیپل اینگلز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس سارے کانفلکٹ کے اندر. یہ تقریباً 50 سال پرانی ایک ہاسٹیلٹی کا بیگج ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ساری نیگوسیشنز یا یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں وہ جس جنگ کو رکوانے کے لیے ہو رہی ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ دنیا کے تھنکرز اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ دنیا کے کمپلیکیٹڈ ترین ریجنز میں سے ایک ہے جس میں آلموسٹ دنیا کے ہر بڑے ایکٹر کا سٹیک شامل ہے. پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر جو ویریبلز ہیں اور ویریبلز کے بعد پھر ایکسٹرینیس ویریبلز جو رزلٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ پیپل نوئنگ دیم, وہ بہت زیادہ ہیں. کمپلیکسٹی کی باقاعدہ لیئرز ہیں, ہر لیئر کے پیچھے ایک اور لیئر ہے. پلیئرز ہیں, پلیئر کے پیچھے ایک اور پلیئر ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ ساری نیگوسیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس میں جب سیز فائر ایک دفعہ ہو گیا, سیز فائر کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ رول یہ اسپیشلی جو مڈل ایسٹ اندر کانفلکٹ ہوتا ہے اور جو امریکہ ایران کی جو پریویسلی بھی دیکھا گیا ہے, اس طرح کے معاملات میں جو انفورگیونگ ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو کیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے دونوں فریقین کے. رائزنگ لائن 1 میں بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے B-2 بامبرز کے ساتھ ایران کے, انہوں نے کہا ہم نے نیوکلیئر جو ان کے سٹرکچرز ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور ایران نے کہا کہ نہیں وہ تو خالی ہم نے کر دیے تھے ساری فیسلٹیز 2 مہینے پہلے. اور پھر ایران نے جواباً قطر کے اوپر ایک جو امریکن ملٹری بیس ہے وہاں پہ اٹیک کیا, اور امریکہ نے کہا ہم نے وہ بیس 2 ہفتے پہلے خالی کر دی تھی. تو فیس سیونگ اور آپٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. یہاں پہ جو یورینیم ہے اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے آپ دیکھیں تو ایران has always been very flexible. JCPOA کے دور میں بھی, عمان کے مذاکرات ہوئے اس دور میں بھی. سو آئی تھنک امریکہ کو اس کی جو یہ ساری جو نیوکلیئر کے اوپر بات چیت ہے اس کا زیادہ پرسنٹیج مجھے ایسا لگتا ہے آپٹکس کی ہے. ہاں, اور جو گراؤنڈ کے اوپر جو نیگوسیشنز ہیں یا ٹاکس ہیں جو آئی تھنک ریڈ لائن ہوگی ایران کی, اس میں ایران کی سینکشنز جو ایران کے اوپر ہیں وہ شامل ہیں, ایران کے اکنامک بینیفٹس شامل ہیں, جس پہ آپ نے دیکھے کہ جنگ کے پہلے دن سے یا نیگوسیشنز جب شروع ہوئی ہیں اس کے پہلے دن سے ایران انفلنچنگ ہے, اس کے اوپر ایران بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہا. جو اس وقت آئی تھنک جو اس وقت جس چیز کے اوپر کنسنسس کی ضرورت ہے وہ دونوں گروپس کا یا دونوں جو پرنسپل ایکٹرز ہیں ان کے لیے فیس سیونگ کا ہے. اچھا, فیس سیونگ چاہیے, لیکن ٹرمپ جن شرائط پر فیس سیونگ مانگ رہے ہیں شاید وہ ممکن ہو نہ پائے کہ امریکہ اپنی وکٹری اناؤنس کرے اور ادر سائڈ ایران جو ہے وہ اپنی ہار بھی تسلیم کرے, تو یہ ہوتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے رضوی صاحب, 47 ایئرز کا جس طرح بھی دیگر پینلسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ ہسٹری ہے پوری دونوں کنٹریز کے مابین, اور اس ٹائم پیریڈ میں کئی بار مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں, سینکشنز بھی لگتی رہی ہیں, ایک ایگریمنٹ بھی ہوا جو آگے نہیں چل پایا. اب ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جو لمبا چلے, جس کے بعد جو ہے دوبارہ سے نہ امریکہ کو اگریشن کرنے کا موقع ملے اور نہ ہی ایران کو دوبارہ سے جس طرح ماضی میں جو اس نے اپنے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو پائے, تو ایسی چیزیں دوبارہ نہ ہو. تو کیا یہ ممکن ہوتا, آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا ایگریمنٹ ہو جس سے دونوں فریقین ایک لمبا عرصے تک اس کو لے کر چل سکیں؟ جی, دونوں کی جو پہلے بات ہو رہی تھی آئی ووڈ اگری ود اٹ کہ دونوں نے اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا ہے, تو دے ہیو ٹو گو ود دا نوشن آف وکٹری. تو وہ یہ نہ ہو کہ ہم جو جنگ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ جیت گئے, اپنے اہداف اچیو کر لیے ہیں, وہ ہم ٹیبل پہ ہار جائیں. تو اس لحاظ سے وہ اب جو 2 مین سٹکنگ پوائنٹس ہیں, ایک تو نیوکلیئر کا ہے اور دوسرا یہ جو ہرمز کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے. دیکھیے یہ پہلے انٹرنیشنل واٹرز تھا اینڈ ایوری ویسل ہیڈ اے رائٹ ٹو پاس تھرو اٹ, نیویگیٹ تھرو اٹ. لیکن اب کیونکہ یہ ایگریشن ہوا ہے ایران کے اوپر اینڈ ایران ہیز رسپونڈیڈ ان اے مینر کہ وہ ایک اکنامک پین دینا چاہ رہا ہے اپنے اپوننٹ کو, تو اس کے لیے اب میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ فردر جو مسقط سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, عمان سے, وہ بھی کوئی اسی کا کوئی فارمولا ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہوں گے ود رسپیکٹ ٹو دی اس میں سے جو شپس گزریں گے تھرو ہرمز, اور ماسکو سرٹنلی ود رسپیکٹ ٹو دی نیوکلیئر. تو اب دونوں جو ہیں وہ اپنے, دیکھیے انہوں نے بھی, ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے بھی ان کو بڑا اچھا آفر کیا ہے, اب دیکھیں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ بھی وے کیا گیا ہے اور اس کی طرف سے بھی کچھ جواب آیا ہے, لیکن کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹاکس میں ابھی نہیں جانا چاہ رہے تھے تو دے ہیو فلون آؤٹ, اور انہوں نے بھی اپنے ڈیلیگیشن کو روک دیا. تو میرے خیال میں ابھی اس کو زیادہ ابھی اور وے کریں گے دونوں, اینڈ پھر اللہ کرے کہ کہیں پہ یہ ایسی ایک آئے ان کو درمیان میں کوئی سچویشن. اور اس سارے میں میرے خیال میں
पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी क्रिटिकल रोल. ये जो मीडिएशन है इट इज़ एज इफ पुलिस रात पे से गुजर रहे हैं. बहुत सख्त ये देखिए ना, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी रखनी है, उनका मैसेज भी होना है, उसमें आपने अपनी इनपुट भी देनी है. मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप अभी तक बहुत बेहसन तरीके से अंजाम दे रही है. ठीक है, दुनिया के सुपर पावर्स के इसमें ये आगे फर्दर किसी अरब ममालिक जो है वहाँ भी हमारे बड़े अच्छे टाइज और ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, उनको भी बैलेंस रखना अभिलाष और पाकिस्तान के बड़ा मुश्किल था इस पूरी सूरत हाल में. डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, अब एक एग्रीमेंट जो ट्रम्प चाहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट हो जो देरपा हो, जिसको जो है अमेरिका भी ऑन करे और ऑन द अदर साइड ईरानी भी उसकी पासदारी करें, लेकिन साथ साथ ट्रम्प की एक ये भी विश है कि वो विक्ट्री अनाउंस करें. तो इस विक्ट्री अनाउंस और साथ में इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई हमें दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं और स्टेक्स फॉर वॉर इससे भी ज्यादा है. देखिए, पोस्चर जरूर कर सकती हैं दोनों साइड्स. ये इस वक्त नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों आई हैं दोनों साइड्स? क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन है वो बहुत ज्यादा है. देखिए, एस्केलेशन करना मिलिट्री में सबसे आसान काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है कि आप एस्केलेट टू डी एस्केलेट कैसे करेंगे. एक दूसरा ये कि अगर आप एक मिलिट्री सिचुएशन में चले जाते हैं तो आप मिशन क्रीप को कैसे रोकेंगे, यानी कि आप उससे आगे कैसे जाएंगे और उसको रोकेंगे कैसे, और उसके बाद उन सारी चीजों को मिलिट्री प्लेन से पॉलिटिकल प्लेन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो इस वक्त जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई है. और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस वक्त जो अमेरिकन डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिलखसूस मिडिल ईस्ट के अंदर, इसराइल के अंदर मुख्तलिफ अमेरिकन जहाज उतर रहे हैं, मतलब उनको इंटरसेप्टर्स वो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया. मिडिल ईस्ट ने प्रीटी मच ये कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि एक और स्टेज ऑफ वॉर हो, क्योंकि अगर एक और स्टेज ऑफ वॉर होती है तो सबसे बड़ा जो हिट होगा टारगेट वो मिडिल ईस्ट होगा. चाहे उसको आप रिकंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे उसको आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ऑयल के लिहाज से देख लें, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिहाज से देख लें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो उसमें जो सबसे बड़ा फर्स्ट, मतलब वो कहते हैं ना, फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज गोइंग टू बी मिडिल ईस्ट. अब मिडिल ईस्ट जो है वो नहीं चाहता कि वो इस वॉर के अंदर ज्यादा जो है एक फ्रंट लाइन के ऊपर आए. दूसरी तरफ अमेरिका हैज ब्रॉट इट्स शिप्स. अब अमेरिका मतलब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बैरी बेड़े आ गए, कुछ के मुताबिक 5 आ गए, लेकिन ऑल टुगेदर 16 डिस्ट्रॉयर्स एंड ऑलमोस्ट 3 to 4 जो है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं इस वक्त इंडियन ओशन पे है, अरब इसके पास है. अब अगर आप देख लें तो पोस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलेंट, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री टारगेटिंग आप किसको करेंगे. आप क्या एनरिच यूरेनियम जाके निकाल सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल. आप क्या इन सारी फोर्सेस को नीचे लेके जाके कर्क आइलैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दैट इज गोइंग टू आल्सो कम विद द कॉस्ट एंड कैजुअलिटीज. और फिर उसके बाद फिर विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल है. तो इन सारी सिचुएशन में ईरान का भी प्रॉब्लम है. ईरान इज आल्सो फेसिंग अ लॉट. उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा. आपने अभी जो पूरा अमेरिका की मिलिट्री माइट वो बिलाशुबा दुनिया में मौजूद है, अमेरिका उसको एक्सरसाइज करता भी रहा है, लेकिन ये सीज फायर के टाइम में अमेरिका पूरी फील्डिंग और तीसरा जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी रीजन के अंदर आ रहा है. लेकिन जब सीज फायर नहीं था तो ईरान की जानब से जब रिटेलिएट किया गया और उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनको हिट भी किया गया, उस टाइम अमेरिकन जो है यहाँ पे जो वॉरशिप थे वो कहते हैं तितर बितर हो गए थे. तो ये सीज फायर के टाइम में दोबारा से फील्डिंग लग रही है. अगर दोबारा से वॉर होती है तो क्या ये दोबारा रुक पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या इसके दाएं में इस अतराफ के अंदर? देखिए, मिलिटरीली अगर आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर पे गए तो आप इस वॉर को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, यूरोप के लिए. और सबसे बड़ी बात अभी आप देखें कि अब EU है, अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी ब्रिटेन की तरफ से, कभी कहीं से. क्यों? बिकॉज उनके सारे जो स्टेक्स हैं मिडिल ईस्ट में वो एट स्टेक आ रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में द ओनली वे आउट फॉर देम इज कि वो नेगोशिएट करें. अब नेगोशिएशन में दोनों साइड बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं. एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका है. तो दोनों रिलेंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों को ही रिलेंट करना पड़ेगा और नोशन ऑफ विक्ट्री उनको क्राफ्ट आउट करना पड़ेगा. अब उसमें अमेरिका अगर न्यूक्लियर पे क्राफ्ट आउट करता है तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे करेगा. लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट आउट भी होगी और सैंक्शंस के ऊपर होगी. और अगर ईरान वापस इंटरनेशनल सिस्टम में आता है एज अ ग्लोबल प्लेयर विद अमेरिकन सैंक्शंस रिमूव्ड और आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आप एक बहुत बड़ा एक चेंज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ईरानियन बिहेवियर, ईरानियन प्रेजेंस इन द रीजन और अमेरिकन प्रेजेंस ऑल्सो. और अमेरिका ने अपनी सारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो उन्होंने सिर्फ वापस जो है सेंटर तक आ गई. यानी एक तरफ इसराइल को उन्होंने सेंटर किया, दूसरी तरफ जो उनकी अपनी ऑफशोर कैपेबिलिटी है इन द ओशंस
उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, नॉट द रीजनल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स। दूसरी बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो ये है कि इस वक्त मिलिट्री सप्लाई लाइंस उनके पास इस वक्त नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन देयर रिजर्व्स, जो उन्होंने कुछ इजराइल को दिए हैं और कुछ वो खुद इस्तेमाल करें। और नेक्स्टली जो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं वो लिथैलिटी ऑफ वेपन्स है, और अगर आप लिथैलिटी ऑफ वेपन्स को देखते हैं तो इट इज कैटास्ट्रोफिक फॉर एवरीबॉडी। तो ये स्टेक्स बहुत हाई हैं, इसलिए नेगोशिएट करेंगी दोनों साइड्स, टफ नेगोशिएटर्स हैं, सो दे विल नेगोशिएट अ गुड डील, लेकिन negotiations will continue and inshallah ultimately there will be some kind of a framework agreement. ठीक है, गॉड फॉरबिड अहमद, अगर दोबारा से एस्केलेशन होती है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया था और अमेरिकन अहदाफ को पूरे जीसीसी ममालिक के अंदर बड़ा एक्यूरेटली उन्होंने निशाना बनाया, अमेरिकन जो प्रेजेंस थी समंदर में उसको पीछे हटना पड़ गया। अभी एक अच्छे से दोबारा से उन्होंने ब्लॉकेट जो है वो कर रखा है, लेकिन दोबारा से अगर जंग का आगाज़ हो जाता है तो क्या अमेरिकन रुक पाएंगे ईरानी कोस्टल लाइन के पास? जी देखें, जिस तरीके से देखें अभी 40 दिन इन्होंने आप काइनेटिक एक्शन दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स के दरमियान में जो जंग हुई उसका ये कहा जाता है कि तकरीबन 40 डेज़ के करीब वो जंग जारी रही, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 17 के करीब दिन हो चुके हैं सीज़ फायर को। जिस तरीके से टाइम गुजरता जा रहा है उस तरीके से सीज़ फायर जो है वो स्ट्रेंथन होती चली जा रही है। आमतौर पर प्रोबेबिलिटी जो है कि दो मुल्क आपस में जंग लड़ते हैं, जंग लड़ने के फ़ौरन बाद सीज़ फायर के फ़ौरन बाद दोबारा जंग होने की प्रोबेबिलिटी पिछले 100 साल की जो रिसर्च है, स्टडी है, उसमें देखा गया है कि काफ़ी कम है। हैविंग सेड दैट, मिडल ईस्ट की एनवायरनमेंट जैसा मैंने पहले कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ज़ाती तौर के ऊपर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि चांसेस कम हैं कि ये दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरली दोनों ममालिक के इंटरेस्ट इस बात में हैं कि किसी तरीके से सीज फायर हो, फेस सेविंग हो और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लेके घर जाएं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ईरान ने अपनी जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू, दोनों यही चाहते हैं। सो दूसरी बात, अगर गॉड फॉरबिड ये दोबारा से जंग होती है तो ये कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीफेसेटेड, कॉम्प्लेक्स वॉर होगी, क्योंकि इसमें अगर ये जंग लंबी चलती है तो फिर इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं। मिडल ईस्ट को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं और इसमें दुनिया के हर जो बड़ा एक्टर है उसका इंटरेस्ट शामिल है। जैसे याद होगा आपको, जब पहले जंग हो रही थी तो रशियन पार्लियामेंट की तरफ से एक बयान आया था जिसको हमें बड़ा गौर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा था, विल टर्न मिडल ईस्ट इनटू अमेरिकाज यूक्रेन। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा और ये जंग किसी भी सूरत कंटेन नहीं रह सकती। तो लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया का, पूरे रीजन का और पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि किसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पीस और सस्टेनेबल पीस की तरफ जाए, जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है और पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं उसको पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और वो बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप्स हो कि पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो रंग भी ले आए और दोनों अफ्रीकन एक बार फिर से मुज़ाकरात की बेस पे बैठे। चलें अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो पैनलिस्ट हैं इनसे मजीद का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक अपडेट भी है कि इस्लामाबाद में जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो चुके हैं, जो इस्लामाबाद के ट्रेल्स हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी बहाल किया गया और ऑन द अदर साइड जो हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला होता है उसको भी दोबारा से बहाल कर दिया गया। ऑलमोस्ट एक वीक गुजर गया था, ये सारी की सारी चीज़ें इस्लामाबाद में जो एक आला सतह के डायलॉग चलना था जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि दोनों डेलीगेशंस आएंगे तो वो जनाब अब चीज़ें जो है नॉर्मलाइज जो हैं होती चली जा रही हैं। अहमद, हम जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अमेरिकन जो हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो मिडल ईस्ट में अपना मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ऑन द अदर साइड चाइना के ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगती नज़र आती हैं जो अमेरिका लगा रहा है कि शिपिंग कंपनीज हैं उनके टैंकर्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। क्या अमेरिका रोकना चाह रहा है चीन को कि ईरान की किसी भी सूरत का जो हमायत चीन को हासिल है उसमें कमी लाई जा सके? जी देखें, इस वक्त मैं जो जिस चीज़ पे फोकस है वो ये है कि जब सीज फायर हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, सबसे मुश्किल कदम जो होता है वो होता है सीज फायर, क्योंकि सीज फायर से पहले दो एक्टर्स काइनेटिक डोमेन में लड़ रहे होते हैं और उन्होंने काइनेटिक डोमेन से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन में एंटर होना है विदाउट एनी पॉलिटिकल अश्योरेंसेस, कॉन्क्रीट पॉलिटिकल अश्योरेंसेस। तो वो जब अचीव हो जाता है उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी होगा। JCPOA की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि उसमें बहुत सारे महीने लगे थे और उसमें थ्रू आउट एक डिप्लोमेटिक वॉर थी, एक मीडिया वॉर थी, एक इकोनॉमिक वॉर थी, उसका सहारा लिया गया था। दोनों
फरीकैन या मल्टीलेटरल डिस्कशन थी, तो बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे टेबल के ऊपर अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए। उसी तरह अब ये जो निगोशिएशंस और ये सीजफायर के बाद जो पीस एग्रीमेंट या ये जो पीस की सारी बातचीत चल रही है मिडिल ईस्ट में सस्टेनेबल पीस की, उसमें मल्टीपल एक्टर्स हैं। रशिया भी एक एक्टर है, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है क्योंकि चाइना के अपने स्टेक है मिडिल ईस्ट के अंदर। सो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक बड़ा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स मिक्स है। और इसमें अमेरिकन और बाकी भी जितने भी फरीकैन हैं वो कोशिश यही करेंगे कि इकोनॉमिक वॉरफेयर का, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर का, रेटरिक का इस्तेमाल किया जाए अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। तो अभी जो आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है चाइना से रिलेटेड, यस, मल्टीपल टूल्स डिप्लॉयड हैं इस टॉक्स और नेगोशिएशन की सराउंडिंग में अपनी पोजीशन को टॉक्स के लिए बेहतर करने के लिए, जिसमें जिस टूल का आपने जिक्र किया वो भी एक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चाइना की सपोर्ट हासिल रही है ईरान को। ट्रंप बल्कि वो एक जो कह लें कि उनका शिप पकड़ा गया था, कार्गो जो है जो अमेरिका ने अपनी तहवील में लिया था, तो कहा जी इसका भी जायज़ा ले रहे हैं, इसमें ईरानियों के लिए कोई गिफ्ट भी हो सकते हैं। अभी अमेरिका की जानिब से ईरानी जो रिफाइनरीज़ हैं, जो चाइनीज़ रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन लगाई गई हैं, शिपिंग कंपनीज़ हैं उन पर भी कुछ टेंशन हैं, टैंकर्स पर भी। क्या अमेरिका एक कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो हमायत की जा रही है चाइना की जानिब से उसमें कमी लाई जा सके? देखिए नहीं, थोड़ा सा ये जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इशू। मसला दरअसल ये है कि इस वक्त जिन शिपिंग इंडस्ट्री पे वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, वो पहले भी अमेरिका उन पे सैंक्शंस लगा चुका है। ईरान का जो फ्लीट चाइना के साथ काम कर रहा है, दैट इज नोन एज शैडो फ्लीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लीट है ये कहीं और किसी और बैनुल अक़वामी बंदरगाह के ऊपर नहीं जाता। मतलब उनके लिए इन्होंने तिजारत के रास्ते कम कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं सैंक्शन होने की वजह से। अमेरिका ने जब JCPOA की टॉक्स हुई और उनको ये लगा कि अमेरिकन मफादात जो हैं उनका जो है शायद मतलब पास नहीं रखा जा रहा, तो उन्होंने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई थी जब ट्रंप पिछली दफा आए थे। और इस दफा जो वही सैंक्शंस हैं उनके अंदर एक तरह से आप ये कह लें कि उसको रीइंफोर्स करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दरअसल ये है कि सैंक्शंस जो है वो एक एग्जिस्टिंग शैडो लिस्ट के ऊपर है जो अमेरिकन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के पास होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मतलब क्या लेवल है एंगेजमेंट में की। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इस वक्त ईरान और चाइना के दरमियान तकरीबन $600 बिलियन की तिजारत है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ मुंसलिक है। और अगर इसको आप ऑयल के सेक्टर के अंदर देखें तो उसमें 60 to 70% जो है ऑयल के अंदर आएगी। तो ये सारी चीजें उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। दूसरा इशू ये है कि ईरान ने ये कहा है कि वो अपनी जो पेमेंट्स है वो युआन में लेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सो डॉलर ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसलिए वो या बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में है या युआन में, या वो अब कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में लेंगे। और अगर वो स्किप्स इस्तेमाल करते हैं जो चाइनीज बैंकिंग सिस्टम है स्विफ्ट के बगैर, तो एक तरह से अमेरिका जो है बहुत बड़ा जो ईरानियन ऑयल है उसकी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसके स्टेक्स को ले जाएगा। जाहिर है वो प्रेशर डाल जरूर रहे हैं चाइना के ऊपर, लेकिन इट इज टू लिटिल। और वो जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है ईरान की और चाइना की, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। यही वजह है कि ईरान के ऊपर जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए और चाइनीज शिप्स को कहा कि वो नहीं गुजर सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम इसको एज अ डायरेक्ट अटैक समझेंगे। तो एक तरह से बहुत थिन लाइन है जहां ये बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट को दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि ये बायलैटरल है, बिलखुसूस अमेरिका, कि ये एक्सपैंड ना कर जाए और बाकी जो दो सुपर पावर्स हैं वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट इफेक्टीज या डायरेक्ट पार्टनरशिप में ना आ जाए। सो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक इसके अंदर इतनी ये डायरेक्ट नहीं है जितना मतलब नजर आ रहा है। ये नहीं है कि उनको हर शिप के बारे में पता है जो मतलब चाइना के साथ और ईरान के साथ काम कर रही है। दे कैन सी इट क्योंकि वो सैटेलाइट पे नजर जरूर आ रही है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी या हाईवेज के ऊपर अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये एक्ट ऑफ पायरेसी में आता है। ये मतलब यू कैन नॉट लाइक कवर इट अंडर ग्लोबल सैंक्शंस। आप ग्लोबल सैंक्शंस पे डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। हाई सीज के ऊपर इट कम्स विद डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड आई एम श्योर एडमिरल साहब विल करेक्ट मी ऑन दैट। लेकिन उसके लॉज ऑफ द सी और हाउ इंटरनेशनल ट्रेड मूव्स इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है रिजवी साहब, इस पे चाइना का अगर देख लें तो 90% पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसकी ईरान के रास्ते ईरान से उनको हासिल होती हैं। अब ट्रंप ने दौरा भी करना है आगे चलकर चाइना का, तो उससे पहले एक प्रेशराइज करना चाह रहे हैं चाइना को भी, और ऑन द अदर साइड जो एक्सपोर्ट हासिल रही है चाइना की ईरान को, कहीं ना कहीं अमेरिकन चाहते हैं कि उसमें भी कमी आए। मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ आर वेरी लाउड एंड क्लियर और उनका मैसेज भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बड़ा क्लियर था। देखिए जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है
हॉर्मोज के अंदर अमेरिकन्स हैव अवॉइडेड एंड नॉट अंडरटेकन एस्कॉर्ट ऑपरेशंस. एस्कॉर्ट ऑपरेशंस होते हैं जब आप शिप्स को, जो मर्चेंट वेसल्स हैं, उनको अंडर एस्कॉर्ट लेकर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए आप उसको थ्रू करते हैं ट्रांजिट. ये अब तक नहीं हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान जो है वो जियोग्राफिकली ही एंजॉयज दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम द कोस्ट और वो कोस्टल बैटरीज को अपने पास जो उसके वसाइल हैं उनको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. सो विद इन दी हॉर्मोज तो उसका कंट्रोल जो है वो वही इंजॉय कर रहा है. अब ये जो चाइना फैक्टर है, क्योंकि इन्होंने 13-14 या 14-15 को जाना है ट्रंप ने टू चाइना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो लूबिंग ऑन टू हिम. और मेरे ख्याल में उनको ये पता है कि उनको जाने से पहले दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड. तो ये एक टाइम फैक्टर में उनके पर एक नई चीज़ आएगी. बाकी जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी, तो चाइनीज़ वेसल्स के ऊपर या किसी और ऐसे थर्ड कंट्री के वेसल के ऊपर बोर्ड करना इजी नहीं है. या तो वो शिप स्टेटलेस होना चाहिए या फिर उसके ऊपर आपके पास कोई पुलिसिंग की वो जो उसके पर लगाएंगे शिक के हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि इसके ऊपर कोई हैजर्डस कार्गो है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उस प्रिटेक्स्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह का क्लियर मैसेज चाइना ने दिया है, अमेरिकन्स और दो शिप्स वो ट्राई करेंगे उनका पेशेंस चेक करने को. तो ये लेट्स सी आगे. मैं आई एम ऑल्सो होपफुल कि ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पोस्चरिंग है, और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि ये साइकोलॉजिकल भी है इसका एक एंगल और इकोनॉमिक भी है. तो लेट्स सी डिफरेंट टैक्टिक्स जो है वो दोनों जानिब से आप कह रहे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि मुज़ाकरात में मैक्सिमम जो है लेवरेज और मैक्सिमम अपने मुतालबा जो उनको मनवाया जा सके. अभी GR ब्लोच साहब हमारे साथ हैं जी, साबिक एम्बेसडर हैं और मिडल ईस्ट में कई ममालिक में सर्व कर चुके हैं. सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. अमेरिका की कोशिश है कि जो जिस नौयत के हम प्रेशर्स देख रहे हैं और जिस तरह अमेरिकन इस टाइम रिएक्ट कर रहे हैं कि ईरान की हमायत जो चाइना की जन्म से की जाती रही है उससे कुछ ना कुछ उसमें कमी लाई जा सके, तो क्या ये होता नज़र आता है आपको? मालूम आप इससे पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं. आई थॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉज कि जो सिग्नलिंग हो रही है उसको समझना जरूरी है. इसलिए कि जब हम बैठते हैं पब्लिक फोरम पे तो कोशिश ये करें हम कि जितनी भी धुंध हट सकती है हमारे लिए भी और जो सुनने और देखने वाले हैं उनके लिए. तो इस वक्त जो धुंध फैलाई जा रही है ट्विटर के जरिए या ट्रूथ सोशल के जरिए, उसको हटाने की जरूरत है. क्या ये इसमें मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट है या सिर्फ मेयरली सिग्नलिंग है? मेरे ख्याल है इट इज़ बोथ. इन द सेंस सिग्नलिंग भी है कि हम अपने जो स्टैंड है उस पर खड़े हैं, एंड वो ज़रूरी नहीं कि ईरान के लिए हो सकता है ये उसके अपने ऑडियंस के लिए हो. एक वॉर लॉबी अमेरिका में भी है जिसकी आप स्टेटमेंट जब उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर की सुनते हैं देन यू कैन डिसर्न कि देयर इज अ वॉर लॉबी. उन ज़ियोनिस्ट लॉबी की भी है जो चाहते हैं कि अमेरिका शुड व्हाट दे कॉल इट फिनिश द वर्क. और ऑब्वियसली जो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट जो रिजीम है तल अवीव में उसके लिए भी है. और फिर मेरा ख्याल है जो बाकी एस्पायरिंग ग्लोबल पावर्स है उनके लिए भी है कि वी आर नॉट डन. आई एम स्टिल दी ग्लोबल पावर, जस्ट वॉच आउट. उसमें एक और मैं ऐड ये करूंगा कि देखिए इस पूरे जो निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है ट्रंप की, उसको समझना है. एक तो वो डील मेकर है, लेकिन स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की डायनामिक्स इज डिफरेंट देन व्हाट ही हैज बीन डूइंग. तो इस वक्त ये है कि एक ग्रेट पावर है जो कि जिसकी जो उसकी प्राइड है वो वुंडेड है इन द बैटलफील्ड, बिकॉज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि 48 घंटे में, जिस तरह उसको नेतन्याहू ने सबक पढ़ाया झूठा कि 48 घंटे में एवरीथिंग विल कंप्लीटली चेंज, पीपल कम ऑन द स्ट्रीट्स और अमेरिका जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे. तेहरान में नथिंग हैपेंड. द एंटायर कौम जो थी ईरानी लोग सीसा पिलाई हुई दीवार बन के
کھڑے ہو گئے اس ایگریشن کے خلاف, اس نیکڈ ایگریشن کے خلاف, اس انلیگل وار کے خلاف. یہ وار آف جینوسائیڈ, یہ بھی جینوسائیڈ تھی جس میں 170 بچوں کو کروز میزائل سے مارا گیا ہے. ایک سے نہیں 3 مارے انہوں نے. دنیا کبھی نہیں بھولنی چاہیے اور ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے. ایک تو یہ. اب وہ وونڈڈ پرائڈ والا جو سپر پاور ہے, وہ جو نہ جیت سکا جنگ کے میدان میں, وہ ٹیبل پہ جیتنا چاہتا ہے. کم آن مسٹر, یو کین ناٹ. اور ایران نے بڑا صاف بتا دیا ہے اور ہم نے بھی سمجھایا ہے پاکستان نے کہ سر یہ ممکن نہیں جو ہم سے آپ کروانا. آپ سمجھتے ہو کہ اس ٹیبل پہ ملے گا آپ کو. اس ٹیبل پہ یہ پاک سرزمین پہ سجیے, یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا, یا انسانیت کا بول بالا ہوگا, اصول کا ہوگا. تو انشاءاللہ اگر یہ لوگ سنسیئر ہیں کہ آنریبلی یہاں سے نکل جائیں اور جو بچی کچی اس کی عزت ہے وہ رہ جائے دنیا میں, تو دے شوڈ لسن ٹو. ٹھیک ہے, آپ نے بجا فرمایا ٹرمپ جو ہے ایک ڈیل میکر ہے, مطلب ڈیلز کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بار کوئی ڈیل ان کو یہاں پر مڈل ایسٹ میں ملتی فی الحال نظر نہیں آ رہی, جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. چلیں پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ممکنات کیا ہو سکتے ہیں اور جو ڈائیلاگ یا کچھ ایگریمنٹ اگر آگے چل کے ہوتا ہے تو اس کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں. احمد یہ بتائیں کہ اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب پہلے اپنی میکسیمم پوزیشنز پہ کھڑے ہوئے تھے, پاکستان نے کوششیں کی, مذاکرات کی میز پر بیٹھے, اور اب براہ راست انڈائریکٹ جو ہے پاکستان کی ثالثی میں سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کب تک فریقین ایک بار دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میرا جو شروع سے نیگوسیشن یا ٹاک سے ریلیٹڈ جب سے یہ شروع ہوئی ہیں اس وقت سے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور اس میں 2 چیزوں کا ہمیں احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ پروسیس کس طرف جا رہا ہے, اس کی ڈائریکشن کو. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا پیس کا جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے وہ اسٹرکچرلی اور انسٹیٹیوشنلی انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے, تو یہ پروسیس ہے. دوسری بات یہ کہ سیز فائر اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے, تو سیز فائر بھی انٹیکٹ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ان پلیس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر کا جو پروسیس ہے وہ آگے اپنی بہتر آؤٹ کم کی طرف اور بہتری کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں کانفیگریشن یا فارمیٹ کیا ہوگا, کون سے لوگ آئیں گے, کب آئیں گے, کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت اور حالات کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبدیل ہوتی رہیں گی. اگین ایگزامپل میں JCPOA ایک ہی دوں گا کہ ہر جو ٹاکس کا راؤنڈ ہوا ہے اس کا فارمیٹ اور کانفیگریشن چینج ہوتی رہی ہے, ہر راؤنڈ میں ڈیفرنٹ لوگ آتے رہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے وقت اور حالات کی ضروریات کو لے کے. سو آئی تھنک یہ جو پروسیس ہے اس پہ بھی ہمیں اب ذہنی طور کے اوپر تھوڑا تیار ہو جانا چاہیے کہ یہ لمبا اور لینتھی چلے گا, اور اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی آپریشنل ڈیٹیلز جس پہ آج پورے دنیا کے میڈیا کا فوکس ہے, آئی تھنک وہ فوکس ہٹانے کی ضرورت ہے. فوکس جو ہے وہ اسٹرکچرل چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے. باقی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی, کب ہوں گی, آئی ایم ہوپ فل کہ آنے والے چند دنوں میں یہ پروسیس مزید آگے بڑھے گا جیسا پچھلے 17 دنوں سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن پن پوائنٹ کرنا کہ کس ٹائم پہ ہوگا اور کون آئیں گے وہ شاید میں کرنے سے گریز کروں. ٹھیک ہے, لیکن ماضی میں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ایگریمنٹ کا, اس ٹائم ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. ابھی 2 بار اٹیک ہو چکا ہے, نیوکلیئر سائٹس جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی پراپر ایک وار کے بعد سیز فائر کی ہم سچویشن میں ہے. ماضی میں اس میں 3 سال لگ گئے ایگریمنٹ ہوتے ہوئے اور 3 سال غالباً وہ چلا, تو لیکن ابھی صورتحال اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. رضوی صاحب کیا لگتا ہے کب تک دونوں سائٹس ایک بار پھر مذاکرات کی میز پہ آ جائیں گی؟ جی میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. یہ اوپن اینڈڈ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہوں گے, کیسے ہوں گے. میرے خیال میں دیر از اے ٹائم ڈیمینشن ٹو اٹ, جس میں دیکھنا چاہیں گے کہ دیکھیے انہوں نے آگے جانا ہے, پھر آگے ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, ان کا وزٹ ٹو چائنا ہے, پھر ایک اکنامک کرنچ ہے جو کہ اوور آل پوری ورلڈ کو ہٹ کر رہا ہے. ابھی ایرانینز کا سارے سٹیک ہولڈرز کے پاس ابھی رشیا کے پاس جانا بہت کریٹیکل ہے, اور رشیا اینڈ چائنا آلریڈی آر آن دا سیم پیج. تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ آئی سی دیٹ نیکسٹ ویک اور سو مے بی 10 days دے آر ویری کریٹیکل اور کروشل. اب ان کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک ہوگا جس کے اوپر
दोनों जैसे पहले जिक्र हो रहा था कि अगर ईरान कुछ गेन करता है ऑन हॉर्मोज और उसके डीन्यूक्लियराइजेशन की कॉस्ट पे, या उसको न्यूक्लियर उसकी कैपेबिलिटी को टाइम में एक्सपैंड कर दिया जाए कि वो एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएगा, या और तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा विच इज़ मोर प्लॉजिबल, और ये अब हम देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। मेरा भी यही ख्याल है कि ये हमें इसका हल मिल जाना चाहिए। ठीक है, वो रहमत है, बड़ी अच्छी बात कि इस पर स्पेकुलेशंस जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान आगे चल रहा है, एक बेहतरीन तरीके से सफारतकारी हो रही है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। बलोच साहब, अब योर टेक, कब तक दोनों साइड्स आपको आमने सामने दोबारा से इस्लामाबाद में बैठती नजर आती हैं? देखिए, टाइम फ्रेम तो उसने भी नहीं दिया। ट्रंप ने भी कहा है कि टिल ईरानियंस आर रेडी विद ए प्लॉजिबल, के अपने एक ऐसा लाहे अमल या ऐसा प्लान जो कि काबिल अमल और उनके लिए काबिल सताइश या काबिल कबूल हो यूएस साइड को, वो तो किसी हद तक है। देखिए, ईरान ऑलरेडी एक दफ़ा ब्लॉकेज छोड़ चुका था, और एक फ्रेमवर्क की बात स्टेट ऑफ, अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से देखूं कि इस वक्त कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, 6-7 तो बहरहाल 7 हैं इशू जिनको डिस्कस किया जा रहा है, एंड आई थिंक दे विल स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इमीडिएट जो है वो 3 हैं जिनको वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, दोनों स्पेशली ईरानियंस। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का फ्यूचर, और अमेरिका दे डोंट वांट एनीथिंग, दे वांटेड टू गो बैक टू द स्टेटस को। क्या वो स्टेटस को में जा सकते हैं before the attack? No, that's not possible. There has to be a framework, regional framework hoga, global framework hoga, a framework which will be sanctified by the UN Security Council, जो कि workable होगा, sustainable होगा। दूसरा अहम है enrichment। मैं समझता हूँ कि enrichment के ऊपर almost Iran is so close to the US demands that now, except for making this as an issue for his own as a trophy of victory for his audience, कि जी देखो मैंने उसका I have taken away its potential to make nuclear, because he keeps repeating I don't want to see Iran having the nuclear weapons. तो इसका मतलब है that he is using as a trophy potentially. तो वो trophy उसको मिल रही है, it is just that he has to stop his Twitter use. फिर important है मेरा ख्याल है ईरान के लिए sanctions का लिफ्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। ठीक है, उस हवाले से बहुत से कह रहे हैं कि कंट्रीज की जो स्टेटमेंट्स है वो भी आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन भी इस पर बातचीत कर रही है, बल्कि जर्मन चांसलर ने भी कल ये कहा कि ईरान पर जो मुआशी पाबंदियां हैं उनका खात्मा हो सकता है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में हम शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, एक मुश्किल टाइम पाकिस्तान की सालिसी में पहला राउंड ऑफ टॉक हुआ, जिसपे अरागची साहब ने कहा कि इंचेस अवे थी दोनों साइड्स एक प्रॉपर एग्रीमेंट के। अब जनाब ईरानी क़यादत पाकिस्तान आई है, अमेरिकन जो है वो फ़िलहाल नहीं आ रहे। होप्स हो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जो जारी है वो चलती रहेगी और बिलाखिर दोनों फ्रीकैन एक प्रॉपर एग्रीमेंट पर भी पाकिस्तान की सालिसी में आने को तैयार हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।